हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एमबीए करने वाले आखिर क्या पढ़ते हैं, साथ ही आपको बिजनेस के सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस आसानी से चला पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द पर्सनल एमबीए, जिसको लिखा है जोश कॉफमैन ने। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि बिजनेस चलाना शायद उनके वश की बात नहीं है क्योंकि उनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एमबीए चाहिए। बिजनेस शुरू करना एक टैलेंट है जो एमबीए कर लेने से नहीं आ जाता। यही कारण है कि बहुत से एमबीए किए हुए लोग सिर्फ दूसरों की कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें बिजनेस से जुड़ी हर चीज़ का पता होता है। वहीं बहुत बार कंपनी के मालिक के पास कोई डिग्री नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एमबीए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन घबराइए नहीं, इसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट से 2 साल की एमबीए डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये किताब पढ़ लीजिए, इससे आप एमबीए किए बिना भी बिजनेस से जुड़े सभी कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से जान सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस में सक्सीड होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। लेखक के अनुसार किसी भी बिजनेस में 5 प्रोसेस पाई जाती है जिनके बारे में जानकर आप किसी एमबीए की तरह नॉलेज हासिल कर लोगे। ये 5 प्रोसेस इस प्रकार से हैं। पहला वैल्यू क्रिएशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा सेल्स, चौथा वैल्यू डिलीवरी, पांचवा फाइनेंस। अगर आप इन 5 प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे तो आप किसी भी एमबीए किए हुए व्यक्ति के बराबर नॉलेज हासिल कर लेंगे। तो आइए इन सभी प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। पहला है वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, सबसे पहले आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो लोगों को बहुत वैल्यू दे। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा हो जो बहुत से लोगों को वैल्यू दे, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे एक जूस बनाने वाला भी वैसे तो लोगों को वैल्यू वाला प्रोडक्ट यानी जूस देता है, लेकिन वह कुछ ही लोगों को सर्व कर पाता है, इसलिए वह अमीर नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर फेसबुक जैसा प्रोडक्ट अरबों लोगों तक पहुंचता है, इसलिए मार्क जुकरबर्ग अरबपति बन गए हैं। आगे लेखक ने बताया है कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की 12 कैटेगरीज होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला फिजिकल प्रोडक्ट। आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट इत्यादि। दूसरा सर्विस। आप लोगों को कोई सर्विस दे सकते हो जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, टेक्स्ट प्रिपरेशन इत्यादि। तीसरा शेयर्ड रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज बना सकते हैं जहां बहुत से लोग चीज़ों को शेयर कर लेते हैं जैसे जिम। चौथा सब्सक्रिप्शन। ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग सब्सक्राइब करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम आदि। पांचवा रीसेलिंग। थोक में खरीद कर रिटेल में बेच सकते हैं जैसे बिग बाज़ार या वॉलमार्ट। छठा एजेंसी। कोई एजेंसी चला सकते हैं जैसे पब्लिक रिलेशन या इवेंट मैनेजमेंट या टूर्स एंड ट्रैवल्स। सातवां ऑडियंस एग्रीगेशन, थिएटर या स्पोर्ट्स। आठवां लोन सर्विसेज। लोगों को ब्याज पर लोन दे सकते हैं। नवा लीज। अपनी बिल्डिंग को लीज पर दे सकते हैं। 10वां ऑप्शन। स्टॉक्स मार्केट में पुट और ऑप्शन की सर्विस दे सकते हैं। 11वां इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। 12वां कैपिटल। पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन 12 कैटेगरीज में कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट परचेज। इसके बाद आपको कस्टमर की साइकोलॉजी समझनी होगी कि लोग चीज़ें क्यों खरीदते हैं। इसके लिए लेखक ने खरीदने के 5 कारण बताए हैं। आप उन्हें समझें ताकि अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें। 5 परचेज ड्राइव्स। खरीदने के 5 कारण। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के आदमी के पास 5 कारण होते हैं। पहला ड्राइव टू एक्वायर। किसी चीज़ को पाने की इच्छा, इसलिए लोग पेंटिंग्स, बुक्स आदि खरीदते हैं। दूसरा ड्राइव टू बॉन्ड।
दूसरों के साथ दोस्ती बढ़ाने की इच्छा, इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, ड्राइव टू लर्न, कुछ सीखने की इच्छा, इसलिए हम कोर्सेस खरीदते हैं। चौथा, ड्राइव टू डिफेंड, खुद की हिफाजत की इच्छा, इसीलिए लोग हथियार या सीसीटीवी कैमरा खरीदते हैं। पांचवा, ड्राइव टू फेल, नए अनुभव करने की इच्छा, इसलिए लोग मूवीज़ देखते हैं या स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, खरीदने के इन कारणों को जानकर आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, दोस्तों इसके बाद आपको मार्केट को समझना होगा। आप जो भी प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इसके लिए आपको ये 10 चीज़ें देखनी चाहिए। पहला, अर्जेंसी, लोगों को आपका प्रोडक्ट कितनी अर्जेंटली चाहिए। दूसरा, मार्केट साइज़, आपके प्रोडक्ट की मार्केट का साइज़ कितना है। जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तीसरा, प्राइसिंग पोटेंशियल, आपके प्रोडक्ट को किस कीमत पर बेचा जा सकता है। चौथा, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर तक पहुंचने का कितना कॉस्ट पड़ेगा। पांचवा, यूनिकनेस ऑफ ऑफर, आपका प्रोडक्ट दूसरों से कितना अलग है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ मार्केट, आपका प्रोडक्ट कितनी जल्दी मार्केट में पहुंच सकता है। नेक्स्ट, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर लास्ट है एवरग्रीन पोटेंशियल, आपका प्रोडक्ट क्या सालों साल बिकता रहेगा। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा। चूज़ मार्केट विद कंपटीशन, दोस्तों आप ऐसी मार्केट चुनें जिसमें कुछ कंपटीशन हो। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बस आपके प्रोडक्ट में ये 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला, प्रोडक्ट से लोगों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। दूसरा, इसे इस्तेमाल करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इसका दाम वाजिब होना चाहिए। चौथा, लोग उसे बार बार खरीदना चाहें। प्रोटोटाइपिंग या नया प्रोडक्ट कैसे बनाएं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना चाहिए, मतलब इनिशियल वर्जन। इसके लिए इन 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करें। पहला, सबसे पहले प्रोडक्ट का आइडिया ढूंढें। दूसरा, उस प्रोडक्ट का सिंपल वर्जन बनाएं और लॉन्च करें। तीसरा, कस्टमर्स से फीडबैक लें, देखें कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। चौथा, जो भी कमियां कस्टमर बता रहे हैं उन्हें सुधारें। पांचवा, फिर से फीडबैक लें और सुधारें। ऐसा तब तक करें जब तक आपका प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो जाए। छठा, फिर उसे स्केल अप करें। अब आता है मार्केटिंग। दोस्तों एक बार जब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया तो उसका अगला स्टेप होता है मार्केटिंग, जिसका मतलब है लोगों को बताना कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। जैसे कोई फिल्म प्रोड्यूसर बनाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वह तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करता है, जो मार्केटिंग का ही फॉर्मेट है। मार्केटिंग कई तरह से हो सकती है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का भी ज़माना है, जिसके निम्न तरीके हैं। रेडियो या टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट देना, फेसबुक या गूगल पर ऐड देना, प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देना। चौथा, ब्लॉग या वेबसाइट के जरिए कंटेंट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कहते हो और बदले में उन्हें कुछ कमीशन देते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी दुनिया को बता सकते हो कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है और उसमें इस तरह के फीचर्स हैं। फिर आता है सेल्स। दोस्तों मार्केटिंग के बाद आती है आपके प्रोडक्ट की बिक्री यानी सेल। इसके लिए आपको 3 फैक्टर्स हमेशा याद रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं: ट्रस्ट, प्राइस एंड नेगोशिएशन। बात करते हैं ट्रस्ट की। लोग आपका प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब उन्हें उस पर ट्रस्ट होता है। अगर आप नाइजीरिया की यात्रा कर रहे हो और भूख लगे तो आप लोकल ढाबे में जाने के बजाय मैकडॉनल्ड में जाओगे, क्योंकि मैकडॉनल्ड ने आपका ट्रस्ट जीत लिया है। जबकि लोकल ढाबे को देखकर आपको शक होगा
कि शायद वे लोग अच्छा खाना नहीं देंगे या कहीं आपको लूट ना ले। बेशक बात इससे उल्टी हो। तो इसलिए दोस्तों, लोगों का आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है, इसलिए कभी भी घटिया प्रोडक्ट ना बेचें। फिर आता है प्राइस। दोस्तों, सेल्स के लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस एकदम परफेक्ट हो, ना तो वह ज़्यादा सस्ता हो कि आपको घाटा हो और ना ही इतना महंगा होना चाहिए कि लोग खरीद ही ना पाएँ। जैसे अगर आप कोई बुक लिखते हो तो उसका प्राइस कैसे रखोगे, तो इसके लिए ये 4 चीज़ें ध्यान में रखें। पहला है मार्केट कंपैरिजन। सबसे पहले तो ये देखें कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या कीमत है। अपने प्रोडक्ट की कीमत उसके आसपास ही रखें। दूसरा, कीमत ऊंची रखें। अगर कम कीमत रख दोगे तो लोग सोचेंगे कि आपका प्रोडक्ट घटिया है, फिर डिस्काउंट देकर उसे नीचे ले आएं। तीसरा, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट के प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो कीमत उससे ज़्यादा रखें, लेकिन हाँ, बहुत से टेस्टिमोनियल होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के फेवर में हो, लेकिन फेक नहीं होने चाहिए। चौथा, प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी दे सकते हैं, इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। फिर आता है नेगोशिएशन। कई बार आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नेगोशिएशन की करनी पड़ती है। ज़्यादातर कस्टमर्स की ये 4 ऑब्जेक्शन होती हैं। इन्हें दूर कर देने से आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। पहला, कीमत बहुत ज़्यादा है। इस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए कस्टमर को उसके नए फीचर्स बताएं और अन्य फ़ायदे भी गिनवाएं। दूसरा, ये काम का नहीं है। इसके लिए कस्टमर को डेमो देकर बताएं कि प्रोडक्ट आपके किस काम का है। दूसरों के टेस्टिमोनियल्स भी दिखाएं। तीसरा, अभी नहीं चाहिए। इसके लिए कहें कि ऑफ़र सीमित समय के लिए है, बाद में कीमत और बढ़ेगी। चौथा, अभी पैसे नहीं हैं, किस्तों में ऑफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स बहुत बढ़ा सकते हो। अब आता है वैल्यू डिलीवरी। दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप को ग्रो करवाना है तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू डिलीवरी करानी होगी, जिसका मतलब है जितना कस्टमर ने सोचा है उससे भी ज़्यादा देना। आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। अगर आपको 30 मिनट में पिज़्ज़ा नहीं मिलता है तो वो पिज़्ज़ा आपको फ्री दे दिया जाता है। इसी तरह बहुत सी कंपनीज़ आपको फ्री गिफ्ट देती है या बहुत बार डिस्काउंट दिया जाता है। इस तरह कस्टमर को संतुष्टि मिलती है और उनका कंपनी पर ट्रस्ट भी बन जाता है। पांचवा और अंतिम है फाइनेंस। तो दोस्तों, कंपनी या बिजनेस के फाइनेंस को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जिसमें नंबर 1 है प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी प्रोडक्ट बेचने से कंपनी को जो लाभ होता है उसे ही प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है जो आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन। कोई भी कंपनी कितनी रिच है उसे एस्टिमेट करने को ही वैल्यूएशन कहते हैं। वैल्यूएशन करने के लिए ये 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बिजनेस रेवेन्यू, यानी कंपनी ने कितने पैसे का इनकम जनरेट किया है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मार्जिन्स, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। और लास्ट है फ्यूचर आउटलुक्स, फ्यूचर में कंपनी कितना कमा सकती है। इन चारों को एनालाइज करके कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है। फिर आता है थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट से है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। कैश फ्लो इन 3 एरियाज़ में आता जाता है। पहला, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के ऑपरेशंस में पैसे का कैश फ्लो होता है। दूसरा, इन्वेस्टिंग, जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तब भी कैश फ्लो होता है। थर्ड, कैपिटल, जब कंपनी पैसा लोन पर लेती है तो इसमें भी कैश फ्लो होता है। कंपनी के कैश फ्लो पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चौथा है इनकम स्टेटमेंट। किसी निश्चित अवधि में कंपनी ने कितना कमाया उसे ही इनकम स्टेटमेंट के रूप में दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है जो आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखकर हमें पता चलता है कि किसी निश्चित समय में कंपनी किस चीज़ की मालिक है और कौन सी चीज़ उसने उधार ले रखी है, जैसे लोन। इसका फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़
इक्वल टू स्टॉक होल्डर इक्विटी। असेट्स वो सारी चीज़ें जिन पर कंपनी का अधिकार है, प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, लायबिलिटीज़ वो चीज़ें जो कंपनी ने कर्जे पर या उधार ले रखी है, लोन, रेंट या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। फिर आता है छठा, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। दोस्तों, अब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कंपाउंडिंग। इसका अर्थ है चक्रवृद्धि ब्याज, इससे मूलधन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, लिवरेजिंग, उधार लेकर पैसे को इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट है फंडिंग, इन्वेस्टर्स से पैसा उठाना और उन्हें हिस्सेदारी देना। और लास्ट है बूटस्ट्रैपिंग, बिना फंडिंग के ही बिजनेस चलाना। तो दोस्तों, MBA करने वाले लोग इस किताब में दिए गए कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, जिनके बारे में आपको भी अब पता चल गया है। बिजनेस चलाने के लिए आपको MBA की डिग्री तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, टर्म्स का पता ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई MBA किया हुआ एम्प्लॉय आपको बेवकूफ़ ना बना सके। अंत में दोस्तों, यही कहना चाहूँगी कि बिज़नेस टैलेंट से चलता है, ना कि डिग्री से। हाँ, बिज़नेस MBA के कॉन्सेप्ट जान लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप अपने बिज़नेस के हर पहलू के बारे में अच्छे से जान जाते हो। दोस्तों, अगर आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।